अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसमें मैं आप लोगों को स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होते हैं उन सब का इन्हिसार मसल्स पर होता है। अगर मसल्स ना हो तो बॉडी में मूवमेंट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बॉडी में मसल्स की टोटल तादाद 650 बताई जाती है और बाज़ जगहों पे इससे भी ज़्यादा तादाद लिखी हुई है। मसल्स मंदरज झैल मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर बरकरार रखना, बॉडी को 2 लेग्स पे बैलेंस रखना, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, कंट्रोलिंग वॉल्स एंड बॉडी ओपनिंग्स वगैरह वगैरह। प्रोडक्शन ऑफ हीट भी इसका एक फंक्शन है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अलोंग इंटरनल ट्यूब्स। मसल्स को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स बॉडी मास का तकरीबन 40% बनाते हैं। इस तस्वीर में आपको स्केलेटल मसल्स नजर आ रहे हैं। स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड हुए होते हैं और ये बॉडी के स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होते। ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, जैसे कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये स्ट्राइएशंस। इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो वॉलंटरी होती है, यानी आप इसको अपनी मर्जी के साथ कंट्रोल करते हैं। मसल्स की दूसरी एग्जांपल कार्डियक मसल्स है। ये तस्वीर में आपको कार्डियक मसल्स की शक्ल नजर आ रही है। कार्डियक मसल्स हार्ट के दीवारों को बनाते हैं और ये हार्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसकी ब्रांचेस होती हैं, स्ट्राइएशंस भी इसमें मौजूद होते हैं, यानी ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, लेकिन ये इनवॉलंटरी है। स्केलेटल मसल को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। मसल्स की तीसरी किस्म को स्मूथ मसल्स कहते हैं और ये डायग्राम में आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। स्मूथ मसल्स का काम ये है कि वो इंटरनल विसरा के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से फिर खुराक और यूरिन की मूवमेंट कंट्रोल होती है। ये सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इसमें भी ब्रांचेस नहीं होते, जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स। ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और ये मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, जस्ट लाइक कार्डियक मसल्स। तो ये थी मसल्स की 3 किस्में और उनके दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। अब आते हैं स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर की तरफ। स्केलेटल मसल्स जिन सेल्स के बने हुए होते हैं उनको मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स या मायोसाइट्स कहते हैं। मसल सेल्स में एक्टिन, मायोसिन और टाइटिन नामी प्रोटीन मौजूद होते हैं। इस तस्वीर में आप मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन देख सकते हैं। ये प्रोटीन फिर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं थिक और थिन फिलामेंट्स में। उन फिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। मायोफिलामेंट्स फिर ऑर्गेनाइज हो चुके होते हैं सर्कोमेयर में। यहाँ पे तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है ये एक सर्कोमेयर है और ये सर्कोमेयर मसल का एक यूनिट भी कहलाता है। जब ये सर्कोमेयर्स बार बार रिपीट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं तो फिर वो मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं। यहाँ पे आप मायोफाइब्रिल्स का डायग्राम देख सकते हैं। मायोफाइब्रिल्स फिर फर्दर बंडल्स की सूरत में मसल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मसल सेल की तस्वीर है जिसके अंदर मसल फाइबर्स का एक बंडल मौजूद है। ये मायोफाइब्रिल हैं और मल्टीपल मायोफाइब्रिल्स एक मसल सेल्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। मसल सेल्स लंबे और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। मसल सेल्स के एक बंडल को फेसिकल कहा जाता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक मसल सेल है और मल्टीपल सेल मिलकर एक बंडल बनाते हैं, उस बंडल को फेसिकल कहा जाता है। जब कई फेसिकल आपस में मिलते हैं तो फिर वो एक मसल बंडल बनाते हैं। ये मसल बंडल की तस्वीर आपके सामने है जिसमें मल्टीपल फेसिकल्स बंडल हो चुके हैं। ये फिर हमारे मसल्स बनाते हैं। हमारे मसल्स फिर बोन्स के साथ कनेक्ट हो चुके होते हैं थ्रू टेंडन्स। इस तस्वीर में आप एक मसल की पूरी लेबल्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारा एक स्केलेटल मसल है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं एक लेयर है जिसको एपिमीसियम कहा जाता है। एपिमीसियम के अंदर ये हमें फेसिकल्स नजर आ रहे हैं। फेसिकल के इर्द गिर्द जो लेयर होती है उसको पेरीमीसियम कहा जाता है। पेरीमीसियम के अंदर फिर मसल फाइबर्स या मसल सेल्स मौजूद होते हैं और मसल सेल्स के इर्द गिर्द जो लेयर होती है, जो शीट होता है, उसको एंडोमीसियम कहा जाता है।
मसल सेल्स को अगर क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। इस मसल सेल के अंदर आपको मायोफाइब्रिल रेड कलर में नजर आ रहे हैं। मसल सेल के इर्द गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको सर्कोलीमा कहा जाता है। सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रियाज और न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। ये वाला फिगर कंप्लीट मसल का क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर आपको मसल वेसिकल्स, ब्लड वेसल्स, एपिमेसियम, एंडोमेसियम, पेरिमीसियम और मसल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर मसल वेसिकल की है। इसमें आप इर्द गिर्द की शीट यानी पेरिमीसियम को देख सकते हैं। अंदर इसमें रेड डॉट्स मसल फाइबर्स नजर आ रहे हैं और ये जो लेयर है इसको एंडोमेसियम कहा जाता है। अब आते हैं मसल्स में जितने शीट्स मौजूद होते हैं वो और उनकी अकसाम। मसल्स में 3 किस्म के शीट्स पाए जाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं और ये मसल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ये शीट्स बाहर जाकर लिगामेंट्स के साथ कनेक्ट हुए होते हैं जिसकी वजह से ये फाइबर के फोर्स को बोन तक पहुंचाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। ये जो 3 शीट्स हैं ये मंदरजा झैल हैं। पहले शीट का नाम है एंडोमेसियम। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये पूरे के पूरे मसल को कवर करते हैं। दूसरे लेयर का नाम है पेरिमीसियम। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये फेसिकल को कवर करता है। तीसरे शीट का नाम है एंडोमेसियम और ये मसल सेल्स को कवर करता है। इस तस्वीर में आप इन तीनों शीट्स को देख सकते हैं। ये एपिमीसियम है जो पूरे के पूरी मसल को कवर कर रहा है। ये पेरिमीसियम है जिसने फेसिकल को कवर किया हुआ है और ये एंडोमेसियम है जिसने मसल फाइबर या मसल सेल्स को कवर किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल सेल। इस तस्वीर में आप स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स में कई न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा कहा जाता है। इसके साइटोप्लाज्म को सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसकी लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है जबकि इसका डायामीटर 0.001 सेंटीमीटर से लेकर 0.01 सेंटीमीटर तक होता है। मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स इलोंगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पैरेलल फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस तस्वीर में दोबारा से मसल फाइबर या मसल सेल आप देख सकते हैं। इसके इर्द गिर्द जो लेयर है वो सर्कोलीमा है यानी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं और ये जो मोटी सी बंडल है इसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं और इसके अंदर जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं वो मायोफिलामेंट्स के हैं। मायोफिलामेंट्स को अगर आप जूम करके देख लें तो इसमें आपको मुख्तलिफ बैंड्स नजर आ जाएंगी। इसको जेड डिस्क कहा जाता है। इस लाइन को, ये 2 लाइनें जेड डिस्क की हैं। यहाँ पे एक मायोसिन के एंड का दूसरे मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको आई बैंड कहा जाता है, जबकि मायोसिन के शुरू से मायोसिन के एंड तक जो डिस्टेंस होता है उसको ए बैंड कहा जाता है। और एक जेड डिस्क से लेकर दूसरे जेड डिस्क तक जो स्ट्रक्चर है उसको सेरकोमियर कहा जाता है। इस तस्वीर में भी आप जेड डिस्क देख रहे हैं और इसके अंदर मायोसिन और एक्टिन के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। थिक फिलामेंट मायोसिन्स के हैं और थिन फिलामेंट्स एक्टिन के हैं। फिर अगर आप मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट्स को मजीद जूम करके देख लें तो फिर उनकी कुछ इस तरह शक्ल नजर आती है। इस तस्वीर में दोबारा से बैंड्स की तरफ आते हैं। थिन फिलामेंट्स में से जो लाइन गुजरी हुई है जिग-जैग लाइन, इसको जेड डिस्क कहा जाता है। एक जेड डिस्क से लेकर दूसरे जेड डिस्क तक जो स्ट्रक्चर है उसको सेरकोमियर कहा जाता है। और मायोसिन के सेंटर में से जो लाइन गुजरता है या सेरकोमियर के सेंटर में जो लाइन गुजरता है उसको एम लाइन कहा जाता है। यहाँ पे जब आप इसको जूम करके देख लेते हैं तो आपको जेड डिस्क, सेरकोमियर, एक जेड डिस्क से दूसरे जेड डिस्क तक स्ट्रक्चर का फासला, इसको एच जोन कहते हैं, जो कि एक थिन फिलामेंट के सिरे से लेकर दूसरे थिन फिलामेंट के सिरे तक जो डिस्टेंस है उसको एच जोन कहा जाता है। और ये वाला जोन ओवरलैप जोन है जिसमें थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं। ये स्प्रिंग लाइक प्रोटीन टाइटिन फिलामेंट कहलाता है और मायोसिन के एक सिरे से लेकर इसके दूसरे सिरे तक जो डिस्टेंस है उसको ए बैंड कहा जाता है।
अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की तरफ। जैसे कि आपने पिछले स्लाइडों में देखा कि मायोफाइब्रिल प्रोटीन चेन्स के बने होते हैं जिनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। मायोफिलामेंट एक सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग पैटर्न पर मुश्तमिल होता है। वो अल्टरनेटिंग पैटर्न थिक और थिन फिलामेंट्स के होते हैं जो कि एक्चुअली एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। इस स्लाइड में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो थिक फिलामेंट की है। थिक फिलामेंट मायोसिन मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल होता है जिसमें बहुत ज्यादा मायोसिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके होते हैं। मायोसिन मॉलिक्यूल एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है जिसके 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स और 2 पेयर्स डिफरेंट लाइट चेन्स के होते हैं जिनको रेगुलेटरी लाइट चेन्स और एसेंशियल लाइट चेन्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस स्लाइड में आपको एक्टिन की तस्वीर नजर आ रही है। ये थिन फिलामेंट कहलाता है और ये एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन पर मुश्तमिल होता है। फिलामेंटस एक्टिन एक पॉलीमर है जी एक्टिन्स का। जी एक्टिन्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो आपको यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जब जी एक्टिन्स एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो उसको फिलामेंटस या एफ एक्टिन कहते हैं। फिर 2 फिलामेंटस एक्टिन डीएनए लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके साथ कुछ और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि आपको इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहे होंगे। इस प्रोटीन को ट्रोपोमाइसिन कहा जाता है जबकि इन 3 छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन को ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ कि स्केलेटल मसल्स किस तरह कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्शन तब इनिशिएट होता है मसल का जब एक नर्व इम्पल्स रिसीव हो जाता है और सिस्टर्नी के टर्मिनल से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। इसके बाद कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा मूव कर जाता है, हरकत करता है, जिसकी वजह से मायोसिन हेड के जो बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स पे वो एक्सपोज हो जाते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो कॉक्ड पोजीशन में चले जाते हैं। मायोसिन हेड पेयर अटैच हो जाता है एक्टिन फिलामेंट के बाइंडिंग साइट के साथ जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोज हो चुका होता है। अब एक स्वाइवल एक्शन में ये एक्टिन फिलामेंट को पुल कर देता है जिसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा एटीपी भी आ जाता है और वो मायोसिन के हेड को रिलीज करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से ये दोबारा कॉक्ड पोजीशन में चला जाता है। इसी तरीके से मायोसिन का मॉलिक्यूल मल्टीपल टाइम्स एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होके उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। इस तरह मसल की लेंथ में कमी आती रहती है जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन हो जाती है। कैल्शियम आयन दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद मसल कंट्रैक्शन की वजह से जो जेड लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आई और एच बैंड्स भी छोटे हो जाते हैं जबकि ए और एम लाइंस सेम रहते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। कैल्शियम आयंस मायोफिलामेंट से रिलीज हो जाते हैं। मायोसिन और एक्टिन का लिंकेज लूज हो जाता है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स और ट्रोपोमाइसिन मायोसिन के बाइंडिंग साइट्स के साथ दोबारा बाइंड हो जाते हैं। मायोसिन और एफ एक्टिन मायोफिलामेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। मसल की दूसरी किस्म है कार्डियक मसल्स। इस स्लाइड में कार्डियक मसल की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। कार्डियक मसल्स को मायोकार्डियम भी कहा जाता है और ये दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं। इसकी कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट ब्लड को पंप करता है। एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरकेलेटेड डिस्क के जरिए से आपस में जुड़े रहते हैं। इन सेल्स में ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। हर सेल में 1 या 2 न्यूक्लियाई सेंटर में मौजूद होते हैं और इन सेल्स की स्ट्रक्चर भी स्ट्राइएटेड होती है। मसल सेल्स में बहुत ज्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो इसको एटीपीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स थकते नहीं हैं। इनकी कंट्रैक्शन भी कैल्शियम आयंस की वजह से ट्रिगर होती है। सेल की लेंथ का इन्हिसार उस फोर्स पर है जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। जितना ज्यादा फोर्स होता है उतनी उसकी लेंथ में कंट्रैक्शन वाक़या होती है। मसल्स की तीसरी किस्म को स्मूथ मसल्स कहा जाता है। इसके सेल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये बॉडी के 6 मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं
یعنی بلڈ ویسل والز، ریسپائریٹری ٹریکٹ، ڈائجسٹیو ٹیوبز، یورینری آرگنز، ریپروڈکٹیو آرگنز اور آنکھ۔ اسموتھ مسلز دو لیئرز میں پائے جاتے ہیں اور ہر ایک لیئر دوسرے کا پرپینڈیکولر ہوتا ہے۔ ایک لیئر لانگیٹیوڈینل ہوتا ہے جبکہ دوسرا لیئر سرکولر فارم میں ہوتا ہے۔ اس کی الٹرنیٹ کنٹریکشن کی وجہ سے ان کی لینتھ میں شارٹننگ واقع ہوتی ہے اور ایز اے ریزلٹ آرگن کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے۔ اسموتھ مسلز میں کوئی اسٹرائیشنز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں سیرکومیئرز ہوتے ہیں۔ ان مسلز کی کنٹریکشن بھی کیلشیم آئن کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے، لیکن ان مسلز میں جو فورس پیدا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوتا۔ ان مسلز میں ایک پراپرٹی یہ موجود ہے، بغیر فیٹیگنگ کے یہ لمبے عرصے تک کنٹریکٹ رہ سکتے ہیں۔ ان میں کنٹریکشن اسٹریچنگ یا ہارمونز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مسل فیٹیگ، جب آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اے ٹی پی میں کمی واقع آتی ہے۔ اس کے بعد لیکٹک ایسڈ بننا شروع ہو جاتا ہے ایناروبک ریسپائریشن کی وجہ سے، اور اس طرح مسل فیٹیگ واقع ہوتا ہے۔ مسل ایٹروپی، ویکننگ اینڈ شرنکنگ آف اے مسل، جو کہ اموبلائزیشن یا لاس آف نیورل اسٹیمولیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مسل ہائپرٹروپی، مسل ہائپرٹروپی میں مسل انلارجمنٹ ہوتی ہے، کیپیلریز بنتے ہیں مسلز میں اور زیادہ مائٹوکونڈریا اس میں بنتے ہیں، اور اس کی وجہ ہوتی ہے اسٹرینس ایکسرسائز یا اسٹیرائڈ ہارمونز۔ مسل ٹونس، اس کو ٹائٹنیس آف اے مسل بھی کہتے ہیں، جس میں کچھ فائبرز مسل کے ہمیشہ کنٹریکٹڈ فارم میں رہتے ہیں۔ ٹیٹنی، sustained contraction of a muscle. It is the result of a rapid succession of nerve impulses. ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے سائٹوسکیلیٹن۔ سائٹوسکیلیٹن ایک نیٹ ورک ہے فائبرز کا جو سیل کے سارے سائٹوپلازم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل کے سٹرکچر کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ سیل کی موٹیلیٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سائٹوسکیلیٹن سیل کو میکینیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف آرگینیلز کو اینکریج پوائنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ سیل کا شیپ کس طرح چینج ہوتا ہے ان سائٹوسکیلیٹن کی وجہ سے؟ یہ ایک جگہ پہ ڈسمنٹل ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ ری اسمبل ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ سیل کے شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سیل موٹیلیٹی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ سیل کے اندر اس کا کام مسل لائک ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو سیلز کے پٹھے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف ویزیکلز کو اور دوسرے آرگینیلز کو پاتھ ویز پرووائڈ کرتا ہے انسائڈ دا سیل، یعنی ایک قسم کے روڈز ہوتے ہیں سیل کے اندر جس کے اوپر مختلف ویزیکلز اور آرگینیلز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کر سکتے ہیں۔ سائٹوسکیلیٹن کے 3 قسمیں ہیں جن کو ہم مائکروٹیوبیولز، مائکروفیلامنٹس اور انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس کہتے ہیں۔ یہ پھر ان تینوں میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں اس چارٹ میں۔ اگر آپ ان کے سٹرکچرز کو دیکھیں تو مائکروٹیوبیول جو ہوتے ہیں وہ ہولو ٹیوبز ہوتے ہیں، جبکہ مائکروفیلامنٹس ایکٹین فیلامنٹس ہوتے ہیں جو کہ 2 ایکٹین سٹرینڈز پہ مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس فائبرس پروٹین کا سپر کوائلڈ سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ایک تھک کیبل کی طرح نظر آتا ہے۔ ڈائی میٹر کے لحاظ سے مائکروٹیوبیول کا سائز سب سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سب سے چھوٹے سائز میں مائکروفیلامنٹس ہوتے ہیں۔ مائکروٹیوبیولز ٹیوبولین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، جس میں 2 قسم کے ٹیوبولین پروٹین ہوتے ہیں، ایک کو الفا ٹیوبولین اور دوسرے کو بیٹا ٹیوبولین کہتے ہیں، جبکہ مائکروفیلامنٹس ایکٹین مالیکیولز کے بنے ہوتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس کیراٹین فیملی کے ڈفرینٹ قسم کے پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ مائکروٹیوبیول کے مین فنکشنز میں سے ہے مینٹیننس آف دا سیل شیپ، سیل موٹیلیٹی جیسے کہ سیلیا اور فلیجیلا میں ہوتے ہیں، کروموسومز موومنٹ ان سیل ڈویژن اور آرگینیلیز موومنٹس۔ مائکروفیلامنٹس کے فنکشنز میں شامل ہے مینٹیننس آف دا سیل شیپ، چینجز ان دا سیل شیپ، مسل کنٹریکشن، سائٹوپلازمک اسٹریمنگ، سیل موٹیلیٹی ایز ان سوڈوپوڈیا، سیل ڈویژن وغیرہ وغیرہ، جبکہ انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس کے فنکشنز میں ہے مینٹیننس آف دا سیل شیپ، اینکریج آف نیوکلیس اینڈ سرٹن ادر آرگینیلز، فارمیشن آف نیوکلیئر لیمینا۔ ٹیبل کے نیچے آپ کو 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تصویر مائکرو ٹیوبیولز کی ہے
جو کہ ٹیوبولین پروٹین کا بنا ہوتا ہے، جبکہ دوسری پکچر میں آپ کو مائکرو فلامنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ایکٹین مالیکیولز کا بنا ہوتا ہے۔ تیسری تصویر ہے انٹرمیڈیٹ فلامنٹس کی، اور یہ ایک تھک کیبل لائک سٹرکچر رکھتا ہے یا رسی لائک سٹرکچر اس کی ہوتی ہے، اور یہ فائبرس پروٹین کا بنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنے دوسرے لیکچر کو اینڈ کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔